नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम 101 से लेकर के 148 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं और 149 से स्टार्ट करते हैं। तो 149 कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं इसको। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया? तो पता ही है आपको, अजीत सिंह थे। अगला, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन था? तो इस क्वेश्चन को लेकर के कई लोगों में कन्फ्यूजन रहता है और कई लोग इसमें क्या करते हैं ना कि मेवाड़ के राज सिंह को समझ लेते हैं। जैसे एक बार ये क्वेश्चन कहीं पूछा था तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेवाड़ के जो राज सिंह थे उनकी औरंगजेब से दुश्मनी थी क्योंकि चारुमती के विवाह को लेकर के, और जजिया कर औरंगजेब ने लगा दिया था। तो मेवाड़ के जो शासक थे राज सिंह, उन्होंने कहा, लेकिन जो स्वतंत्र किया था वो आपको याद रखना है। स्वतंत्र करने वाले जो शासक थे वो मेवाड़ के नहीं थे, वो कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। मारवाड़ आंसर हो जाएगा। कौन थे? अजीत सिंह। पता ही है आपको, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? बताइए। अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध एक हुआ था, उसका आंखों देखा वर्णन किसमें है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि ये जो युद्ध हुआ था ये 1730 में हुआ था। और एक कवि थे वीर भाण। वीर भाण आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस कवि है ये वीर भाण। वीर भाण जो है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था राजरूपक, और कौन सी भाषा में लिखा था? डिंगल में। तो उसमें जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1730 में, उसका वर्णन है। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। ये रहा, तो राजरूपक इसका उत्तर हो जाएगा। डिंगल भाषा में है, ध्यान रखना। अगला है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के इंग्लैंड भेजा गया। तो स्वर्ण जुबली में कौन गए थे बताइए 1887 में? बता सकते हैं आप लोग? तो यहां गए थे, फैक्चुअल है। तो लंदन जाके आए थे ये। मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया गया? किस प्रकार के सामंत जो थे उनको सामंतों की रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया गया? बता सकते हैं आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा राजवी। तो ये राजवी जो सामंत है, इनको सामंतों की इनको जो रेख है, हुक्मनामा है और जो चाकरी है, रेख, हुक्मनामा, चाकरी, याद रहेगा। रेख, हुक्मनामा, चाकरी, इनसे क्या किया? 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त कर दिया। किसको? राजवी जो थे, राजवी जो सामंत थे उनको। तो राजवी जो थे वो राजा के 3 पीढ़ियों तक के निकट संबंधी होते थे। देख लेते हैं एक बार। मारवाड़ जो है वहां पे 4 प्रकार की श्रेणियां मिली है हमें। पहला हो गया राजवी, दूसरा हो गया सरदार, तीसरा हो गया गनायत और चौथा हो गया मुत्सदी। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप इसको याद कर लेना कि मारवाड़ में जो सामंत थे वो 4 प्रकार की वहाँ पे श्रेणियाँ थी। राजवी थे, सरदार थे, गिनायत और मुत्सदी। और इसमें जो राजवी थे ये क्या थे? राजा के 3 पीढ़ियों तक के जो निकट संबंधी होते थे उन लोगों को कहा जाता था। और इन्हें 3 चीज़ों से मुक्त रखा जाता था, जो रेख हो गया, हुक्मनामा हो गया और चाकरी हो गया, इनसे मुक्त रखा जाता था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ध्यान में रखना आप लोग।
अगला है किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था। तो किशनगढ़ तो आपको पता ही है राठौड़ वंश से संबंधित था, और उदय सिंह के पुत्र जो किशन सिंह थे उन्होंने 1609 में ये किशनगढ़ बसाया था, और उसे जो राठौड़ों की जो सत्ता थी उसका केंद्र भी बनाया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह थे, 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बनाया इन्होंने और उसे राठौड़ सत्ता का केंद्र बनाया। तो किशनगढ़ घराना कहाँ था, राठौड़ मतलब किनका था, राठौड़ों का था। अगला है मारवाड़ से निष्कासित के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला। तो आप बताइए, इनको दिया गया था हकीम का पद, और बाद में क्या हुआ कि जो दुर्गादास राठौड़ थे उनके प्रभाव को बढ़ता हुआ देख करके अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बीच में मनमुटाव देखने को मिला, और उसको ध्यान में रखकर जो दुर्गादास जी थे वो उज्जैन चले गए, महाकाल की नगरी उज्जैन, और यहीं उनका देहांत भी हो गया। महाकाल को बहुत लोग मानते हैं, व्हाट्सएप पे भी आजकल सुबह सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं महाकाल के स्टेटस लगे होते हैं लोगों के। तो जय महाकाल। और इस बार हमारा आरएस पार करवाना है, तो सब लोग लगे हुए इसी में। आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा है। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 तलवार के एहसानमंद थे, ये कथन कहा था, बताइए किसने कहा था। ये एक बहुत ही फेमस अंग्रेज इतिहासकार थे जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो बहुत ही बड़ी बात कही है उन्होंने ये। तो ये कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने ये कहा था। आपको पता ही है कर्नल जेम्स टोड ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे एजेंट बन के आए थे। आगे देख, इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला है किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। राठौड़ों की कुल देवी फटाफट बता दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। नागनेची माता सबको पता है। अब देखिए, इनको चक्रेश्वरी बोलते थे, राठेश्वरी बोलते थे। राठौड़ों की तो राठेश्वरी हो गई, नागनेची हो गई, पता ही है आपको। और इसका जो मंदिर है वो बाड़मेर जिले में है, और बाड़मेर जिले में भी कहाँ पे, नागना एक गांव है, नागनेची ऐसा ही इसका नाम है, नागना गांव, और बाड़मेर में है, ये ध्यान रखना। राठौड़ तो हमको पता ही है मारवाड़ में थे, मारवाड़ में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो आगे बढ़ते हैं। मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है, फटाफट बता दीजिए। मुंडियारी ख्यात किन की बात कर रहे हैं हम लोग, राठौड़ों की। मुणित नैणसी जो थे उन्होंने 2 ख्यात लिखी थी, फेमस है वो उनकी, एक तो मुंडियारी ख्यात और दूसरा मुणोत नैणसी ख्यात। एक और थे दयालदास जी, ये रतन सिंह के समय में मारवाड़ के राठौड़ वंश के इतिहास को इसमें दर्शाया गया है। 2 थे मुणोत नैणसी जो थे मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों से संबंधित, और एक दयालदास थे, और रतन सिंह के समय जो है राठौड़ों के इतिहास को दर्शाते हैं। अगला है मुणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था। हो चुकी है बात हमारी ऊपर भी, जोधपुर के थे। इन्होंने 2 लिखी थी, मुणोत नैणसी ख्यात, और दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था, मारवाड़ा परगनारी विगत, या मुंडियारी ख्यात। चलो आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के जसवंत का निर्माता कौन था, जसवंत पता ही है सबको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या बताना है, बता दीजिए आप फटाफट। सरदार सिंह का नाम पता ही है आपको, जसवंत बनवाया था इन्होंने। सरदार सिंह कौन थे, जसवंत सिंह के पुत्र थे, उनकी स्मृति में बनाया था। जसवंत सिंह के पुत्र थे सरदार सिंह, उन्होंने उनकी स्मृति में बनाया था जसवंत। इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, ये बड़ी बात है, ध्यान रखना। 160 हो गए, 161 पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और राठौड़ पूरा कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे जो मेवाड़ में था। और ये जो वंश है
ये राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ राजस्थान में नहीं, इन्होंने दिल्ली तक चुनौती दी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले बात आती है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था, बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। 85 में महाराणा प्रताप ने चावंड को 85 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई, जो 1615 तक रही। महाराणा प्रताप एवं अकबर जो थे, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576। कहीं जगह पे 21 जून भी डेट लिखी हुई है, कंफ्यूज मत होना। और इस युद्ध को जो है जेम्स टोड जो है उन्होंने धर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। जेम्स टोड ने धर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। और एक और विद्वान थे बदायूनी, चेक कर लेना एक बार। बदायूनी जो थे, इन्होंने इसको एक और नाम दिया है। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि बदायूनी ने इस युद्ध को कौन सा नाम दिया है। जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली का नाम दिया है। और आप लोग बताएंगे कि बदायूनी ने भी इसे एक अलग युद्ध बताया है। आप लोग बताएंगे कौन सा युद्ध था। 1582 ईस्वी में एक दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा प्रताप ने क्या किया, सुल्तान खाते अकबर के सेनापति थे, उनको मार दिया था। अगला है मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की? महकमा खास शंभू सिंह। कब की थी? 1869 में। तो शंभू सिंह ने महकमा खास की स्थापना करी थी। और आपको हम बता देते हैं, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो सज्जन सिंह थे, उन्होंने 1877 में इजलास खास की स्थापना करी थी। नई परिषद थी एक इजलास खास। और इसके 3 साल बाद ही इन्होंने क्या किया, इजलास खास को समाप्त कर दिया और उसका जो नाम था वो महिंद्राज सभा कर दिया। और बाद में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो इजलास खास है, इसके 2 पार्ट बना दिए थे। एक तो कामिल था और दूसरा आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि दूसरा इसको जो डिवाइड किया था वो दूसरा पार्ट क्या था, क्योंकि पहले के वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। 163 कटारगढ़ कहाँ स्थित है बताइए? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है। इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तीसरी आंख मेवाड़ की कौन है? कटारगढ़। कुंभलगढ़ के किले को बोलते हैं। मतलब कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ के किले के अंदर स्थित है, और कुंभलगढ़ जो है इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वो 1458 में करवाया था महाराणा कुंभा ने। और इसके शिल्पी थे मंडन, ध्यान रखना, मंडन। मेवाड़ के किले के कौन थे शिल्पी? मंडन, ध्यान रहेगा। खानवा का युद्ध पता ही है आपको, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। इसमें काफ़ी फेमस युद्ध है। 17 मार्च 1526 इसको बाबर और आपको पता ही है कि राणा सांगा के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे, बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया था इस युद्ध में। और खानवा का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? ये नदी का नाम ध्यान रखना आप लोग, गंभीरी नदी है एक खानवा नामक स्थान पर, वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, लेकिन मुझे लगता है आपको नदी का नाम जो है इसमें तो डाउट होगा, तो इस पर आप ध्यान रखना, गौर करिएगा कि जो गंभीरी नदी है वहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या करा? गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला है चीरवा शिलालेख। ये बहुत ही फेमस शिलालेख है, कई बार पूछा भी गया है एग्जामों में, तो मुझे लगता है ये सबको आता होगा। ये जिसको नहीं आता है वो जल्दी से इसका उत्तर बताए मुझे याद करके। जिसको आता है वो बताए, जिसको नहीं आता है उन्हें आंसर हम बताएंगे। चीरवा शिलालेख के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आप लोग बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट है कि ये जो है 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। क्या ये बात सही है? संस्कृत भाषा में है, सही बात है, मुझे तो सही लग रहा है। रत्न प्रभु सूरी इसकी प्रशस्ति का अर्थ है।
ये भी बात सही है। चीरवा शिलालेख के प्रशस्तिकार कौन थे? रत्न प्रभु सूरी थे। और शिल्पी तो आप सबको पता ही है, देल्लण थे। अगला है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो अग्निकुंड वाली बात तो चीरवा शिलालेख में नहीं थी। क्या बोलते हो? आंसर देखा जाए, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मुझे लगता है ये दोबारा पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। चलो आंसर देखते हैं 165 का। देखिए इसका आंसर है, सही बात है, 73 का है। कहाँ पर है ये? उदयपुर जिले में है। और चीरवा वहाँ पे एक गांव है, उस गांव के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर के बाहर इसको उत्कीर्ण करवाया गया है। और यहाँ पे संस्कृत में 51 श्लोक लिखे हुए हैं। और रत्न प्रभु सूरी है, इन्होंने इसकी रचना की थी, बिल्कुल सही बात है। और एक और थे पार्श्वचंद, उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर लिपि में लिखा है। और खोदा किसने था इसको? पद्म सिंह ने खोदा है इसको। और शिल्पी इसके देल्लण थे। तो शिल्पी पूछेगा, और शिल्पी के बारे में पूछ सकता है। और कहाँ पे है ये पूछेगा। मतलब ये 1273 का है, तो बस हो जाएगा काम इतने में। आप लोग ध्यान रख सकते हैं वैसे कि खोदा किसने थे, तो पद्म सिंह थे, केल सिंह के पुत्र थे, इन्होंने इसको खोजा था। वो पद्म सिंह के पुत्र थे केली सिंह, इन्होंने इनको खोजा था, केली सिंह ने खोजा था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा क्वेश्चन था। चीरवा शिलालेख से किस राजवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? मिला कहाँ था? उदयपुर में। तो उदयपुर में कौन थे आपको पता ही है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बी लगा दीजिए। मानमौर्य अभिलेख, मानमौर्य अभिलेख कहाँ का था? इसके बारे में काफ़ी फेमस है। बताते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने एक शिलालेख था, उसको जाते वक्त फेंक दिया था रास्ते में ही। तो मानमौर्य का अभिलेख काफ़ी फेमस है, चित्तौड़ का है। मानमौर्य शिलालेख के बारे में जैसा कि आपको पता है, 8वीं सदी का शिलालेख है ये। और रचयिता थे इसके पुष्य, और उत्कीर्णकर्ता थे शिवादित्य। बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है मानमौर्य अभिलेख के बारे में। एक तो 8वीं सदी, दूसरा उत्कीर्णकर्ता कौन था? शिवादित्य, शिवजी से याद रख सकते हैं अपन। और एक थे पुष्य, इसके रचयिता थे। तो कैसे भी याद कर लीजिए इसको। अगला है चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर जो प्रकाश डालता है वो कौन सा अभिलेख है? तो बात कर ही रहे हम लोग कि जो चित्तौड़ के इतिहास पे प्रकाश डालता है, उनमें मानमौर्य का जो अभिलेख है ये काफ़ी पुराना है। अगला है राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश सेव परंपरा का निर्वहन करता है? सेव परंपरा का निर्वहन कौन करता है बताइए? तो ये जो गुहिल थे ये सेव परंपरा का निर्वहन करते थे। और बप्पा रावल जी जो थे, इन्होंने भगवान एकलिंग नाथ को अपना कुलदेवता मानते थे ये। और आपको पता ही है कि गुहिल वंश के संस्थापक तो खुद गुहिल ही थे, गुहादित्य भी बोलते थे इनको। अगला है एकलिंग शिलालेख जो है, एकलिंग का शिलालेख 1460 ईस्वी का है ये। और ये कहाँ पे मिला है बताइए? मतलब एकलिंग का जो शिलालेख है वो किसने बनवाया था? एकलिंग का शिलालेख किसने बनवाया 1460 में? देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो आपको डायरेक्ट पता हो तो भी आप कर सकते हैं, और दूसरा ब्रैकेट में वहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, डेट दे रखी है 1460। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1460 में यहाँ पे शासक कौन था मेवाड़ के अंदर, तो वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। महेश्वर। गुहिल वंश के प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग जो है गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। एकलिंग मंदिर में स्थापित एकलिंग शिलालेख की रचना महेश भट्ट अथवा महेश्वर ने की थी। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम जो था कालभोज था। देखो 2 फैक्ट मिले हमें इसमें, एक तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम का पता लगा कालभोज, और जो शिलालेख है उसकी रचना किसने की? एकलिंग शिलालेख की महेश भट्ट ने। अब देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो अगर आपको डेट पता है
तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे शासक कौन था, तो वहाँ से लिंक करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन रचनाकार पूछा है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे शासक कौन था और उस शासक के, वो शासक जो था उसके संरक्षण में कौन कौन से इतिहासकार या रचनाकार या फिर शिल्पी वगैरह थे। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अगला है नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की मेवाड़ रियासत से संबंधित थी और नाथ प्रशस्ति जो है 1971 की है और उदयपुर जिले में है, एकलिंग जी के मंदिर के पास लकुलिस मंदिर में जो है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है ये। और नाथ प्रशस्ति की जो रचयिता थे वो आम्र कवि थे। ठीक है, और इस ये जो प्रशस्ति है इसमें बापा, नाग, दानगर, गुहिल, नरवाहन राजाओं का वर्णन मिलता है। तो देखिए मेन चीज़ जो नाथ प्रशस्ति की ध्यान रखने वाली बात है वो हो गया कि एक तो ये मेवाड़ में है, दूसरी 1971 ईस्वी की है, तीसरी बात उदयपुर जिले में जो एकलिंग जी का मंदिर है उसके पास में लकुलिस मंदिर हो रहा है एक, तो वहाँ पे है ये। और एक लैंग्वेज ध्यान रखनी है कि संस्कृत में है और नाथ प्रशस्ति के रचयिता आम्र कवि थे। तो राजपूत जो थी उनकी जो भी लैंग्वेज आएगी तो मुझे लगता है ज़्यादातर वहाँ पे संस्कृत ही होगा, और अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में होगा कोई चीज़ तो वो आपको मैं स्पेशल बताऊँगा। बाकी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और लैंग्वेज वहाँ पे दे रखी है तो मतलब अंदाज़ा आप लगाओगे तो आप मान के चलना कि वो संस्कृत ही निकलेगी। तो आप अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन करना ज़रूरी है और आप कहीं ऐसी जगह पे फंस रहे हो जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनकी भाषा संस्कृत थी, तो अगर राजस्थान से रिलेटेड कोई अभिलेख है तो वहाँ पे चांसेस है कि संस्कृत ही उनकी भाषा निकले। अगला है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बारे में क्या है, कहाँ के शासक थे ये, मेवाड़ के शासक थे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह बहुत ही फेमस शासक थे और 1213 से लेकर के 1250 तक मेवाड़ के शासक रहे थे ये। और इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। इन्होंने परमारों से चित्तौड़ को छीन लिया, चित्तौड़ को छीनकर परमारों से छीनकर राजधानी बनाई थी अपनी। और एक युद्ध है भूताला का युद्ध, ये भूताला का युद्ध काफ़ी फेमस है, देखो ये याद कर लेना, ये किसी भी एग्जाम में टपक सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो भूताला का जो युद्ध है इसमें क्या किया था, जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था। इल्तुतमिश कहाँ के शासक थे आपको पता ही है, दिल्ली के थे, जो गुलाम वंश था और उसमें ये हुए थे। कुतुबुद्दीन के बाद में जो शासक बने थे वो इल्तुतमिश थे और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जो गुलाम वंश था उसका। इन्होंने इल्बरी वंश की स्थापना भी करी थी। तो इल्तुतमिश के बारे में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और इन्होंने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया, वागड़ एवं कोटड़ा आदि को अपने साम्राज्य में मिलाया। और राजस्थान आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अभी डिलीट क्यों किया था ये तो आरपीएस से ही जाने, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है भूताला का युद्ध कहाँ किन किन के बीच में हुआ था, जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। जेत्र सिंह कब से कब तक थे, 1213 से लेकर के 1250 तक थे, ध्यान रखना। मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने चित्तौड़ को परमारों से छीन के अपनी राजधानी बनाई थी, इतना ध्यान रखना है बस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने, तो इसका आंसर हो जाएगा राणा हम्मीर। इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। अलाउद्दीन का जब आक्रमण हुआ था चित्तौड़, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के कई साल बाद में जो हम्मीर थे उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी मेवाड़ में। अगला है मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए, तो बताइए आप। तो मुझे नहीं लगता इसमें भी किसी को दिक्कत होगी क्योंकि सबको ही पता है कि जो सबसे पहले थे वो क्षेत्र सिंह थे, फिर हम्मीर थे, फिर लक्षद्वीप या लाखा थे, फिर मोकल थे। एक बात आपको पता होगी, लाखा जो थे इनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब ये 80 साल के थे तब इन्होंने शादी की थी। और राणा लाखा की जो वाइफ थी
आगे बताएंगे आपको राणा लाखा के बारे में विस्तार से। अभी इसको यहाँ छोड़ते हैं। इनके 80 साल के थे तब इनकी शादी हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? मारवाड़ में हुई थी। आपको मैं बता देता हूँ। उनसे जो पुत्र का जन्म हुआ था वो मोकल थे, और इनके एक बड़े पुत्र और थे चूड़ा, लेकिन चूड़ा ने शपथ ले ली थी उस टाइम पे कि मैं गद्दी का त्याग कर दूंगा, और मोकल को वहाँ पे शासक बनाया गया था। और राणा लाखा की जो पत्नी का नाम था आई थिंक हंसाबाई था। तो इसमें इससे काफ़ी बढ़िया स्टोरी यहाँ पे जुड़ी हुई है। और हंसाबाई से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो मोकल थे, और मोकल शासक बने थे बाद में। और राव चूड़ा जो है उन्होंने गद्दी को त्याग कर दिया था, इस कारण उन्हें मेवाड़ के भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। छत्र सिंह हो गया, राणा हम्मीर हो गया, फिर लाखा हो गया, फिर महाराजा मोकल हो गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? बताओगे आप लोग? जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति कहां पर हुई थी? मतलब कौन से शासक थे उस टाइम पे? तो आप लोग बता सकते हैं इसका उत्तर, बताइए। मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दे सके इसका। तो महाराणा लाखा जो थे वो थे, उनके समय में जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। देखो राणा लाखा के समय एक और चीज़ है, पिछोला झील। ये भी कल्चर में पूछ लेते हैं कई बार। ये बनवाई थी छीतर बंजारे ने। और जावर क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखना आप लोग। जावर कहाँ पे है? उदयपुर जिले में स्थित है। अगला है गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो गोरा बादल आपको पता ही है, इस पे तो मूवी भी आ चुकी है, रानी पद्मावती की, और जिसमें राजस्थान के इतिहास को काफ़ी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसको लेके जो राजपूत है उन्होंने काफ़ी आंदोलन भी किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी फिल्में आती है इस तरह के विवाद अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने रतन सिंह को बंदी बना लिया था। तो उस टाइम पे रानी पद्मिनी जो थे गोरा बादल के साथ में बाहर आई थी, और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह को छुड़वा लिया था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 177 अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था? फैक्चुअल है, हो जाएगा। और एक बात ध्यान देने की है इसमें कि यहाँ पे रतन सिंह जी जो शासक थे और चित्तौड़ का जो शासक था वो खिजर खां को नियुक्त किया था, इतना ध्यान रखना है आपको बस, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और अमीर खुसरो जो थे उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था, बस इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, हम पहले पढ़ चुके हैं। कुंभलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता ही है। तो गलत कथन ढूंढना है, तो ये तो सही हो गया। संगीत प्रेमी थे, ये भी हमें पता है। अब महान शासकों में से एक थे, ये कथन कोई देने वाली बात है, लेकिन ठीक है। अगला है वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रय थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको देंगे। क्या लिखा हुआ है कि स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, संगीत प्रेमी थे, कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, भारत में लगभग कितने दुर्गों का निर्माण करवाया इन्होंने, आपको पता भी है? बताइए कमेंट करके। 80 से ज़्यादा किलो का निर्माण करवाया था इन्होंने। देखिए मेवाड़ के जो गुहिल वंशी सिसोदिया वंशी शासक महाराणा कुंभा कुशल योद्धा थे, योग्य शासक थे। कुंभा ने 1437 ईस्वी में क्या करा था? सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में, ध्यान रखना आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। आगे सारंगपुर का युद्ध को आ गया 1437 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मेवाड़ मालवा के बीच में था सारंगपुर का युद्ध। मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी थे, आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा इजीली। 180 पे आते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो अभिनव भट्टाचार्य कौन थे? आपको पता ही है, महाराणा कुंभा की उपाधि थी ये। एजुकेशन है, हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है।
हिंदू सुल्तान भी इन्हीं को कहा जाता था और 1433 से लेकर के 68 तक इन्होंने शासन किया था। इनके शासनकाल को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के बहुत ही महान शासक थे ये, शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता है इनको। संगीत राज को कितने भागों में बांटा गया है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया है, तो कर दोगे आप इसे। 5 भागों में बांटा गया है। संगीत राज को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में, ध्यान रखना। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग मुझे नहीं लगता पूछेंगे, लेकिन फिर भी पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश एवं 80 परीक्षण, तो 5 भाग हो गए। संगीत राज को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। एक तो पथ हो गया, दूसरा गीत हो गया, तीसरा वाद्य हो गया, तीसरा नृत्य हो गया, चौथा 80 परीक्षण हो गया। चलो याद करवा ही देता हूँ 5 भाग कौन कौन से हैं। एक तो आपका वाद्य यंत्र हो गया, मान लो कोई चीज़ बजा रहे हैं, बजाएंगे तो गाएंगे भी, गीत हो गया, गीत गाएंगे तो नाचेंगे भी, नृत्य हो गया, पथ ध्यान रखना है और 80 परीक्षण ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। चित्तौड़ का वास्तुकार बताइए आप लोग, कौन थे चित्तौड़ के वास्तुकार। मंडन, ध्यान रहेगा। मंडन जो थे ये वास्तुविद, प्रधान वास्तुविद थे और मूर्ति शास्त्री भी थे इस टाइम पे। मंडन के अतिरिक्त जेता भी वास्तुकार थे यहाँ पे, मंडन और जेता, ध्यान रखना। हाल गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, बहुत सारी उपाधियाँ ली थी महाराणा कुंभा ने। देखिए हाल गुरु हो गया, दान गुरु हो गया, छाप गुरु हो गया, राणो रासो हो गया, राय रासो हो गया, अभिनव भट्टाचार्य हो गया, हिंदू सुल्तान हो गया, बहुत सारी उपाधियाँ इन्होंने ली थी। और हाल गुरु क्यों कहा जाता था, क्योंकि पहाड़ी दुर्गों का स्वामी माना जाता है इनको। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, बताओगे आप लोग, सोचिए। प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, तो जैसा मुझे याद है पदराड़ा होना चाहिए, पदराड़ा। महाराणा कुंभा जो थे इनके समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। आप लोग बता सकते हैं उत्तर अगर आपको लग रहा है कौन सा वाला होना चाहिए, कमेंट कीजिए। अगला है डी, सॉरी इसका उत्तर डी है, बिल्कुल सही है। प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख पदराड़ा ग्राम में मिला था, इसलिए पदराड़ा बोलते हैं इसको। तो कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख पदराड़ा हो गया। अत्रि और महेश ने कौन सी लिखी थी बताइए। अत्रि और महेश, ये सबको पता है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। 85, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आई थिंक डी होना चाहिए। कीर्ति स्तंभ अत्रि और महेश जो थे ये रचयिता थे इसके, देख लेते एक बार। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ और अत्रि और महेश ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और कीर्ति स्तंभ जो है जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, ध्यान रखना। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को कई लोग एक मानते हैं, कई लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन हमें क्यों फंसना है उसमें। हमें इतना पता होना चाहिए कि दोनों में से अगर किसी की भी रचना पूछेंगे तो हम बता देंगे अत्रि व महेश। और जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित थे। कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन थे, फिर से वही क्वेश्चन है, जेता। अब यहाँ पे जेता नाम आया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएंगे कि इनका आंसर क्या है, कीर्ति स्तंभ वाले का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे ऊपर जो क्वेश्चन है अत्रि और महेश, ये मुझे पता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता ये लोग थे। और नीचे फिर से है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, यहाँ पे इन्होंने जेता आंसर लगाया हुआ है। जेता कुंभा के काल में थे, ये बात ठीक है, लेकिन अत्रि और महेश के साथ साथ क्या जेता भी थे, आप लोग बताएंगे मुझे। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। फिलहाल तो आंसर बी लगा रखा है इसका, आप लोग कमेंट करके बताना क्या सही है, ठीक है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है।
बताइए आंसर, तो आपको पता ही है, इजी हो जाएगा। इनमें जो है दान गुरु और शैल गुरु के बारे में बताया गया है, और कुंभा ने जो ग्रंथ रचे थे उनका भी इसमें वर्णन है, जिसमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज, ये कुंभा के प्रमुख ग्रंथ थे, ध्यान रखना है। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? सांगा शासक कब बने थे बताइए। तो इसमें मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, सबको पता है 1509 में बने थे। पता ही है, खातौली और बाड़ी के युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खातौली का युद्ध इसमें लिखा हुआ है, बाड़ी का युद्ध का वर्णन इसमें नहीं है, लिख लेना। बाड़ी का युद्ध एक और हुआ था, बाड़ी, उसमें भी इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था राणा सांगा ने। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके एक हाथ नहीं था, एक आँख नहीं थी, एक पैर नहीं था, और बहुत सारे युद्धों के घाव इनके शरीर पर थे, और फिर भी ये रणभूमि में जाते थे। बहुत ही महान शासक थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? आ चुका है, खातौली। अगर बाड़ी ऑप्शन में हो वो भी कर देना, वो भी सही है। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? इजी क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये भी नहीं आता आपको तो फिर क्या कहे। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत बताइए। 191, इसका आंसर क्या होगा? हिंदूपत। हिंदू सुल्तान की उपाधि कुंभा ने ली थी, हिंदूपत महाराणा सांगा। अगला, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था इसमें हसन खां मेवाती थे, कौन शामिल नहीं था? तो महमूद लोदी जो थे ये भी थे, आपको पता ही है, और मालदेव राठौड़ ये भी आए थे खानवा के युद्ध में मदद करने के लिए। और फिर है हकीम खां सूर, ये नहीं आए थे। खानवा के युद्ध में ये नहीं थे। तो ये कहाँ पर थे? आपने नाम सुना होगा हकीम खां सूर का, मुझे लग रहा है। आप लोग बताइए मुझे कि हकीम खां सूर कौन थे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो महाराणा प्रताप थे उनकी सेना में सेनापति थे, और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे ये। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध। मार्च 1527 को हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पहले 1526 बोल रहा था क्या इसको? वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग करेक्ट कर लेना प्लीज़। मुझे लगता है 17 मार्च 1527 ही बोला होगा खानवा का युद्ध, क्योंकि जो 1526 में हुआ था वो पानीपत की लड़ाई थी। तो अगर मैं वहाँ गलत बोला हूँ तो आप लोग उसे करेक्ट कर लेना, लेकिन मुझे लगता है सही बोला होगा। लेकिन फिर भी एक बार अगर ऐसा हुआ है तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा बताइए। खातौली का युद्ध किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ में। बयाना का युद्ध उनका बाबर के साथ में हुआ था। और गागरोन की जो लड़ाई हुई थी ये किसके साथ हुई थी, आप लोग बता सकते हैं? ये महमूद खिलजी थे, मालवा के शासक जो थे महमूद खिलजी द्वितीय। इनको राणा सांगा ने 6 महीने तक कैद कर, मतलब अपने पास भी रखा था, आपको पता है। चलो, राणा सांगा द्वारा लड़ी गई लड़ाई है। देखिए, खातौली की लड़ाई थी,
इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के बीच में हुआ, ये आपको पता ही है। 1519 में गागरोन की लड़ाई हुई, महमूद खिलजी थे। और बयाना की लड़ाई बाबर व राणा सांगा के बीच में 1527 में हुई थी। दरअसल बयाना की जो लड़ाई हुई थी, ये जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसके पहले की लड़ाई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, पटवार में पूछा गया है 2020 में। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो राणा सांगा के साथ किसने विश्वासघात किया था, इसमें आप सबको पता है, सलाहदीन तंवर ने इसमें विश्वासघात किया था। इन्होंने लास्ट टाइम पे अपना पक्ष बदल लिया था। और रायसेन के शासक थे सलाहदीन तंवर, ये बाबर से जाके मिल गए थे, तो सबको पता है ये। तो अगला है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। तो इजी क्वेश्चन है, मालदेव हो जाएगा। मालदेव आए थे सहायता के लिए राणा सांगा की, ध्यान रखना। अगला है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। तो राणा सांगा आपको पता ही है, खानवा के युद्ध में जब पराजित हो गए थे तो उनके बाद में उन्हें बसवा ले जाया गया था। कहा जाता है कि वहाँ पे इनको किसी ने जहर दे के मार दिया था, क्योंकि राणा सांगा जब खानवा के युद्ध में बेहोश हो गए थे, इनको एक तीर लग गया था, तो उसके बाद में इनको बसवा नामक जगह पे ले जाया गया था। और जैसे ही इनको होश आया तो इन्होंने कहा कि बाबर कहाँ है, मुझे वापस। तो कहा जाता है कि इनके जो सेनापति थे और सैनिक जो थे, उनको लगा कि अगर इस हालत में युद्ध मैदान में जाएंगे तो मेवाड़ का विनाश निश्चित है। तो उसको देखते हुए कहा जाता है कि इनको किसी ने जहर दे दिया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो दाह संस्कार है वो मांडलगढ़ में किया गया था। बसवा ले जाया गया था इनको युद्ध के बाद में, लेकिन बाद में इनका जो दाह संस्कार किया गया वो मांडलगढ़ में किया गया। एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया है कि महाराणा सांगा को जब ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, उसके बाद कहाँ पर ले जाया गया था। तो आप लोग बता सकते हैं मुझे आंसर। और जो मुगल सम्राट बाबर है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में उन्हें भारत का सबसे महान राजा बताया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो ये लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजु के बाबरी, तुर्की भाषा में है, उसमें उन्होंने भारत में एक राजा थे विजयनगर के तुलु वंश से, कृष्णदेव राय, उनके बारे में उन्होंने लिखा था कि जो कृष्णदेव राय थे वो भारत के सबसे महान राजा थे। तो एक बार आप चेक कर लेना कि इन्होंने सांगा को महान शासक बताया था, कृष्णदेव राय को बताया था। मुझे लगता है कृष्णदेव राय को बताया था, और अगर उन्होंने राणा सांगा को भी बताया है तो हो सकता है दोनों को बताया हो, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि कृष्णदेव राय के बारे में आए तो उसको भी बताया था, ठीक है। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो कौन कौन लड़े थे राणा सांगा के पक्ष में, आप लोग बताएंगे इसका आंसर, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, भारमल और जो मेड़तिया है, वीरमदेव मेड़तिया है, ये दोनों लड़े थे। आंसर देख लेते हैं, आंसर ए लगा रखा है इसका, तो ये इसको लेक्चर में पूछा गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें एक तो भारमल और एक वीरमदेव मेड़तिया, ये सांगा के पक्ष में लड़े थे। और राजपूत सरदार झाला अज्जा है, इन्होंने इनका वो विरुद्ध धारण किया था, और इन्होंने जो धारण कर लिया था उसके बाद राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर निकाल लिया था। अगला है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और रायसिंह, ठीक है। तो क्या है इनके बारे में देखते हैं, क्या पूछा है इन्होंने 199 में। इन्होंने 199 के इनमें से 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। तो बताइए कौन थे जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। तो राणा सांगा था, इन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। चंद्रसेन थे, क्या इन्होंने सहयोग किया था, इन्होंने भी नहीं किया था। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका, आपको क्या लगता है। बिल्कुल सही है।
अगला है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्रों का बलिदान देकर बचाया? तो पन्नाधाय ने किसे बचाया था जिसके कारण वो फेमस है, बताइए आप लोग। ये तो आप सबको पता ही है, महाराणा उदय सिंह को बचाया था। कई लोगों को अभी भी नहीं पता कि जो पन्नाधाय थी वो किस लिए फेमस थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। पन्नाधाय जो थी, उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर जो मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा उदय सिंह, उनकी जान की रक्षा की थी। तो देख लीजिए आप, विक्रमादित्य की हत्या कर दासी पुत्र बनवीर थे, उन्होंने मेवाड़ का शासन संभाला था, विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। और बनवीर जो थे, इन्होंने राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो स्वामी भक्त पन्नाधाय थी, उन्होंने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को लेटा दिया था और उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। और उसके बाद उदय सिंह की जान बच गई थी और उदय सिंह मेवाड़ के शासक भी बने थे बाद में। तो इस तरीके से हमने आज 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हमारी क्लास इसी तरीके से जारी रहेगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहे। और आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे कई बार होता है कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और मैं उसको पढ़ाते टाइम पे हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए, टीचर है, हो जाती है मिस्टेक, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सर वहाँ पे आपने जो बताया था उसमें ये प्रॉब्लम थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसे ठीक कर दूँ, क्योंकि किसी का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, राजस्थान से रिलेटेड जो भी हो। तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प कीजिए और मैं इसी तरीके से आपको हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊँगा। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट पे आएंगे हम लोग और आरएएस की एग्ज़ाम तक मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँगा। आप हमारे साथ बस बने रहिए। आपसे मैं एक बात कहूँगा कि जैसे आप जो प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज़ की बजाय ये सोल्व कर लेना, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कितने क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ से अगर हम उनको ठीक से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता हमें बाद में दिक्कत होगी। आप ही बताइए, आपने कितने टेस्ट लगाए अब तक? कभी सोल्व किए बैठ के आराम से? 100 टेस्ट पेपर लगाए हैं 100 वाले। 10,000 क्वेश्चन होते हैं, पता है, और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं लगता। देखिए मैं 40 मिनट में, 40 भी नहीं लग रहे, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1 घंटे में हम लोग 100 क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो सोचो अगर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे कुछ टाइम में। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ पूछेगी आरपीएससी। तो आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।